नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी, लगे हुए होंगे और अब तो सारे दोहराई की तरफ जा रहे होंगे। आपके इसी कदम में एक और कदम, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पुराने पेपर के साथ, प्रीवियस पेपर के साथ फिर से हाजिर हूँ। पीजीटी हिंदी के साथ, टीजीटी हिंदी वालों के लिए भी है ये। और देख लीजिए, कुछ रचनाएं, कुछ व्याकरण का, कुछ और मिक्स जो है ना हमारा पेपर है। पहला प्रश्न है हमारा, पीजीटी देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, यानी कि देहाती दुनिया किसकी रचना है। अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल ठीक है, शिवपूजन सहाय की रचना है। जो भारत की ग्रामीण दुनिया है उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है हमारा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, मैंने पहले भी आपको बताया था। गेहूं और गुलाब की रचना विधा, यहाँ तो विधा पूछी गई है। और जो है ना हमें जो है ना कई बार इनके रचनाकार पूछ लिए जाते हैं, गेहूं और गुलाब। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर विधा इसमें से कोई नहीं है, बिल्कुल ये निबंध है गेहूं और गुलाब, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद है निषाद बांसुरी की रचना की विधा क्या है, यानी कि निषाद बांसुरी जो है वो किसने लिखी या किस विधा की है। अब इसकी यदि बात करें तो हम ये कहानी है, रेखा चित्र संस्करण, ललित निबंध है निषाद बांसुरी भी, ये भी एक निबंध है, बिल्कुल ठीक है इसका ये ऑप्शन ललित निबंध प्रश्न नंबर 3 का। जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला होगा वो मैं कर दूंगी, क्योंकि समय नज़दीक है, इसलिए मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगी। जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। उसके बाद अगला देख रही है, आधा गांव के लेखक कौन है। राही मासूम रजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधा गांव जो है ये भारत पाकिस्तान बंटवारे पे आधारित है, आधा गांव, तो राही मासूम रजा की रचना है ये। और ध्यान रखना, ये जो हमारा भारत पाकिस्तान का 1947 का बंटवारा हुआ था उसी पर आधारित है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है, या कई बार यूँ आ जाता है हिंदी में शिकार साहित्य का श्री गणेश करने वाले लेखक का नाम बताइए। तो नाम एक ही है, श्री राम शर्मा का नाम आता है। ये अच्छे से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लो इसको। ये जो न शिकार साहित्य लिखने का जो न श्रेय श्री राम शर्मा जी को ही जाता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है। बहुत बार पढ़ा है हमने चारूचंद्र लेख किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत बार पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हमारे ये, आलोचना के माध्यम से, लेखक के माध्यम से, और हमारी जो एनसीईआरटी के सिलेबस में भी आए हैं उसके माध्यम से, तो इनको बहुत बड़े अच्छे से करके जाना आपने। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इनका। उसके बाद गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह है इसके, गली आगे मुड़ती है इसके लेखक का नाम शिव प्रसाद, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक की समस्या से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, काला जल की स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अब इसमें से कोई नहीं है। ये एक जल की समस्या है, या ये मुस्लिम समाज की जो रूढ़ियां हैं, ये मुस्लिम समाज के बारे में है, उनकी रूढ़ियों के बारे में है, किस प्रकार वह समाज जो है ना आज भी पुरातनपंथी रूढ़ियों में उलझा हुआ है। जो इसका इसके लेखक का नाम है गुलेर खासानी, जो खुद मुस्लिम है, और उन्होंने मुस्लिम समाज की बड़ी अच्छी सी जो है ना चीज़ को उठाया है कि किस प्रकार छोटी छोटी बातों पर जो है ना वो मुस्लिम समाज एक रूढ़ियों में बंधा हुआ है, जो ना पुरानी चीज़ों को छोड़ने पर तैयार नहीं है। तो इसमें कोई नहीं है इसका ऑप्शन, सारे ही जो है ना गलत है इसमें। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ले हो तो ये आ जाता, लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, सांप्रदायिकता भाव नहीं है, ये सिर्फ उनकी जो ना उनकी जो रूढ़ियाँ हैं जो मुसलमानों की, उनके बारे में है। पानी की समस्या, काला पानी, किस प्रकार एक पानी एक जगह पड़ा पड़ा सड़ जाता है, इसी प्रकार उन्होंने मुस्लिम समाज की परंपराओं को बताया है कि किस प्रकार वो एक जगह पड़ी पड़ी सड़ गई है, उसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई, उनको बदलने की बात है। तो इस प्रकार जो है पानी की समस्या से माध्यम से इन्होंने मुस्लिम समाज की समस्या का उल्लेख किया है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज जी के बारे में आपने सुना होगा, किस प्रकार उनकी आंखें जो है उनमें जो है ना जलते हुए भाले दोनों आंखों में गो दिए थे, तो वो इसी से संबंधित है पृथ्वीराज की आंखें। राम कुमार वर्मा इसके लेखक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न कहता है, नेताजी कहीन के एक ये व्यंग्यात्मक लेख है, नेताजी कही के लेखक मनोहर श्याम जोशी जो है वो इसके लेखक है, मनोहर श्याम जोशी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। अब यदि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास की बात करोगे आप तो यह आएगा सेवा सदन, लेकिन यहाँ क्या पूछा अंतिम उपन्यास, तो अंतिम उपन्यास गोदान है। अगर मान लो कई बार पूछा जाता है उनका प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है तो भी गोदान आएगा, और यदि पूछा जाता है उनका जो है ना आधुनिक पीढ़ी का जो है ना विरोधाभास कौन सी में है तो ये भी गोदान में है। तो इस प्रकार कई चीजों में गोदान का नाम आता है। तो आगे बढ़िए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है। भगवती चरण वर्मा इसके लेखक है, बिल्कुल ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है।
उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, तेरा इंदुमती कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। मैंने कई बार बताया आपको, इंदुमती को अच्छे से याद कर लेना। किशोरी लाल गोस्वामी है, कब छपी थी, 1900 में छपी थी, कहाँ छपी थी, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इसको, इंदुमती। ज्यादातर आचार्य जो है ना इसको पहली कहानी मानते हैं हिंदी की। अब बुद्धू का काटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्धू का काटा चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। बुद्धू का काटा के साथ साथ इनकी रचना जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की एक और रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था, ये जो है ना अशरीरी प्रेम है और जो ना पवित्र प्रेम की कहानी है एक, और बड़ी अच्छी सी कहानी। इसका नाट्य रूपांतरण भी हो चुका है, इस पे उसने कहा था पे नाटक फिर भी बन चुकी है। और ये हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे इनकी 3 ही रचनाएं हैं, बुद्धू का काटा और उसने कहा था और सुखमय जीवन। ये सुखमय जीवन है तीसरी। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़े अच्छे से याद करनी पड़ेगी। और तीसरी है बुद्धू का काटा। तो आगे बढ़िए, आगे क्या है हमारा अगला प्रश्न कहता है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? हमें देखना है कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। बलसनमा ये नागार्जुन का है। रतिनाथ की चाची ये भी है। वरुण के बेटे प्रति परिकथा ये उनका उपन्यास नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्रति परिकथा ये उपन्यास उनका नहीं है। उसके बाद अगला देख लिए, धुलाई वाली किस विधा की रचना है? धुलाई वाली यदि हम बात करें तो ये क्या है, एक कहानी है धुलाई वाली। और रेखा चित्र उपन्यास नहीं, कहानी है बिल्कुल। ए आ जाएगा इसका ऑप्शन। धुलाई वाली जो है एक कहानी है, ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला ले लीजिए, जुलूस उपन्यास के लेखक। ये जुलूस उपन्यास भी कई बार पूछ लिया जाता है, किसके है? किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है जुलूस उपन्यास। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, आज़ादी के बारे में है इसके उल्लेख जुलूस में। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा बकरी नाटक है। ये पहले भी आ चुका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक है। और बकरी कविता की अगर बात आ जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। उसके बाद अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? ये मैंने भाषा और समाज एक दिन किसी और की पढ़ा रही थी मैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी में, तब भी आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट है रचना भाषा और समाज, जिसके लेखक का नाम जो है वो क्या है? रामविलास शर्मा है। तो ये ध्यान देना, ये इनकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा से संबंधित है। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त किया गया था, उनकी उर्दू में रचना थी सोजे वतन, जिसमें देश भक्ति की भावनाएं से ओतप्रोत जो न लेख थे। तो इस कारण सोजे वतन को जो है किसने? अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था उनकी रचना सोजे वतन को। उसके बाद अगली है हमारा, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, उसी में मृगनयनी भी जो है ना एक ऐतिहासिक उपन्यास है उनका। तो वृंदावन लाल वर्मा इसका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। आवारा मसीहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कई बार तो ये आ जाता है किसकी रचना है, कई बार आ जाता है क्या है, ये किस विधा के अंतर्गत आता है, कई बार ये आ जाता है किसके जीवन पर है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पे है ये। और ये किसकी रचना है एक बार फिर बता देती हूँ आपको, विष्णु प्रभाकर की रचना है। और क्या है ये? आवारा मसीहा एक उपन्यास है ना, सॉरी एक जीवनी है ये आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र की जीवनी है। तो आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने बारे में लिखा है मेरी जीवन यात्रा। तो ये इनकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या कहता है, एक बूंद सहसा उछली रचना किस विधा में आती है? एक बूंद सहसा उछली ये एक यात्रा वृत्तांत है। और यदि हम बात करें किसका है, तो यह यात्रा वृत्तांत जो है किसका है? गेय का है ये है। तो 24वां प्रश्न हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इसके लेखक का नाम भी यहाँ पे आपको याद रहेगा, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 25वां प्रश्न कहता है, नित्य प्रति पुण्योन रहे आनन ओप उजास में अलंकार बताइए। यहाँ पर जो है हमारा अतिशोक्ति अलंकार है। अगर आपको व्याख्या करनी आए तो आनन ओप उजास, नित्य प्रति पुण्योन रहे आनन ओप उजास, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो इस कारण हमारा अतिशोक्ति अलंकार है। उसके बाद अगला है, अवधि का निजी छंद है। कई बार ये भी इंपॉर्टेंट है, अवधि भाषा का ही छंद माना जाता है उसको, और वह छंद है छप्पे छंद, यानी कि ये आ जाएगा हमारा। ये छंद की मैंने एक बार फिर कहूंगी कि बहुत अच्छे से करवा रखी है पूरी छंद की विस्तार पूर्वक, और वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपके पास समय है और देखना चाहो तो आप छंद को। तो वहाँ अधिकतर छंद मैंने जो आपके योग्य है वो करवा रखे हैं, तो देखते रहिए। और उम्मीद है जब से अगले प्रश्न पे बढ़े हम, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं कर दिया तो जल्दी करो भाई, अगर आप लाइक करते हो तो वो मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। करिए, जैसे मैं तन्मयता से पढ़ा रही हूँ आपको उसी तन्मयता से लाइक भी करना चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, और नए बंधु है वो सब्सक्राइब करो। आगे
आगे बढ़ती रहिए। 27वां प्रश्न क्या कहता है? 27वां कहता है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ये रिपीट हो गया हमारा, यमक अलंकार है, बार बार आता है। कनक एक सोना और एक धतूरा, बहुत ही वो है। ये किसकी है पंक्ति? अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। कनक कनकते सोगुनी किसकी पंक्ति है? ये हमारे रीतिकालीन कवि थे, ये भी बता देती हूँ चलो आज आपको। ये जो है किसकी कवि? ये बिहारी की रचना है, कनक कनकते सोगुनी वाली, बिहारी का दोहा है ये। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है, ये कहता है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वनि ग्रंथ है हमारा जो आनंदवर्धन का उन्होंने लिखा, तो ध्वनि से संबंधित है ध्वन्यालोक, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत है? अगर दोहा की बात करें तो दोहा छंद के जो है चरण में क्या होता है? पूरे चरण में 24 मात्राएं होती है, और उसमें क्या होता है? पहले पाद में 13 और दूसरे में 11, इस करके जो है 24 होती है। तो यह रोला जो है ना, उसमें पहले में 11 और दूसरे में 13 होती है। फिर जो दोहा होता है उसमें तीसरे में फिर जो ना 13 और चौथे में फिर 11 होती है, इसमें तीसरे में फिर 11 और चौथे में फिर 13 होती है। तो ये इसका विपरीत हो गया, तो इसका ऑप्शन जो है एक रहेगा, कोई नहीं, ये गलत है उत्तर इसका। इसका ऑप्शन एक है, रोला है दोहा के विपरीत। तो आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौपाई। एक और भी बात रहा है कि दोहा जो है वो उसका अंत हमेशा लघु से होता है, रोला का हमेशा दीर्घ से। तो उल्टा हो गया, उसके विपरीत हो गया ये, तो ठीक है, रोला ही आएगा इसका। उसके बाद अगला, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल ठीक है। 4 चरण होते हैं और सममात्रिक छंद है ये, जिसमें सारे चरणों में बराबर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सम। और मात्राएं बराबर है तो मात्रिक बोलते हैं, और वर्ण है तो उसको वर्णिक बोलते हैं। तो ये इस तरह जो है ध्यान रखिए। उसके बाद अगला देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कमल नयन किसके लिए रूढ़ है? यदि कमल नयन की हम बात करें तो वो भगवान, यहाँ पर देखिए अगर कर्मधार्य दिया होता तो कर्मधार्य भी होता वो, लेकिन यहाँ पर किसके हैं? कमल के समान नयन है, जिसके अर्थात भगवान विष्णु। तो क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। राम के लिए भी, क्योंकि राम ने कहते हैं जब भगवान की शिव की पूजा कर रहे थे वो, तो उन्होंने ना 108 कमल चढ़ाने थे, लेकिन एक कमल जो है वो वहाँ से चुरा लिया। लंबी कथा है, यहाँ ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी। और तब उन्होंने ना कमल तो अब आए कहाँ से, पूजा खंडन ना हो जाए, इसलिए अपना आँख नैन निकाल के जो न शिवलिंग पे चढ़ा दिया, और फिर भगवान परमेश्वर साक्षात जो ना प्रकट हुए, और उन्होंने जो ना उनको मतलब उनकी इच्छा पूर्ति की, और जो भी था इस तरह करके। तो कमल नयन जो है वो राम के लिए, रामचंद्र या भगवान विष्णु के लिए रूढ़ है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास बिल्कुल ठीक है यहाँ पे हमारा, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न है, हानि और लाभ में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर द्विगु नहीं है, तत्पुरुष ये द्वंद्व समास है, हानि और लाभ। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व है नहीं यहाँ, तो इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये जो ना मैंने आपको पहले भी बताया है, अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक का जो है वो सारा भाषाओं से संबंधित है। तो 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषाओं, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, प्रचार प्रसार से संबंधित उसमें सारे निर्देश दिए गए हैं 351 में। उसके बाद अगला है हमारा, अगला क्या कहता है, अगला कहता है हमारा कि ब्रज भाषा किसकी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा की यदि बात करें तो पश्चिमी हिंदी की जो न बोली है, ये पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है, जिसमें ब्रज भाषा भी एक है, और कोरवी जिसको खड़ी बोली कहते हैं वो भी इसी की है, बांगरू यानी कि हरियाणवी भी इसी की है। वो पिछले उसमें आपने याद कर रखी होगी चैप्टर में, नहीं कर रखी तो मैंने उसका भी बहुत अच्छे से डिटेल पूर्वक एक चैप्टर करवाया हुआ है, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, घास हरी है, तो स्त्रीलिंग हो गया। आय अधिक हो गई, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। नहर में पानी नहर बह रही है, नहर चल रही है, नहर आ गई, ये भी स्त्रीलिंग हुआ। वह हुआ यानी कि खर्च हुआ, तो ये जो है ना सी जो हमारा पुल्लिंग रहेगा। ये इस प्रकार के मैंने पहले भी आपको बताया है, इनके साथ क्रिया लगा के देखिए, और अगर आप क्रिया लगा के देखते हो इस प्रकार तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। उसके बाद अगला देखिए, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर जो है ना 1 और 2 को दोनों को मिला के देखना, जलद किसके लिए, जलद जो है वो किसके लिए प्रयोग
प्रयुक्त है। जलज जल में जाया यानी कि कमल, ये इसके जलद जल देने वाला यानी कि बादल, जल निधि समुद्र। तो ये जो है ना पहले क्या आएगा, कै का जो है ना 2 कूट आएगा, देख लेते हैं। तो कै का 2 ये आ गया, और ख का 1 और ग का 3, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन इसका हमारा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में शुद्ध रूप देखिए पूजनीय। कभी देखिए हमारे बहुत सारे बंधु ऐसे पूजनीय लिखते हैं जो गलत है। पूजनीय ये भी गलत है। पूजनीय अगर छोटी की मात्रा लगाते हैं तो ये भी गलत है, बिल्कुल ये आएगा पूजनीय में जो है इस प्रकार आएगा। अगर हम पूज्य लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन पूजनीय लिखते हैं तो पूरा जो आ जाता है हमारा, तो ये ध्यान देना है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। उसके बाद 38वां देख लीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जिजीविषा, 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 बिल्कुल ये ठीक है। छोटी की जीविषा यही आता है, जिजीविषा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, शुद्ध वर्तनी है डी ऑप्शन की। उसके बाद 39वां प्रश्न देख लीजिए, स्वार्थ का विलोम क्या होगा। सव मतलब अपना और पर मतलब दूसरे का, तो स्वार्थ का विलोम जो है परमार्थ होगा, निस्वार्थ नहीं होगा, ध्यान रखना। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा, सव अपना और पर दूसरे का, तो इसका विलोम परमार्थ ही रहेगा। उसके बाद अगला है हमारा 40वां प्रश्न। ये निम्नलिखित में से वर्तनी में से शुद्ध शब्द का पूजनीय, उज्ज्वल, पारिपार्श्विक और ज्योत्सना। ये ज्योत्सना भी गलत है क्योंकि तय और स आधा आता है, यह नहीं आता। उज्ज्वल में दोनों जय और पूजनीय में जय पूरा, तो इसे पारिपार्श्विक जो है ना, परिपार्श्विक जो, ये सही बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, शुद्ध है ये। उसके बाद कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी गंगा के लिए प्रयुक्त होता है, देवा पगा ये भी होता है, सुरसरी भी होता है। तो सरिता नहीं होता, सरिता आम नदी के लिए प्रयुक्त होता है, गंगा का पर्यायवाची सरिता नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका ये सही रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। राम, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया नहीं, राम ने रोटी खाया है नहीं आएगी, राम ने रोटी खाई है बिल्कुल। रोटी जो है वो पुल्लिंग में आती है, स्त्रीलिंग में आती है, तो इसलिए खाई है आएगी, क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार होगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। उसके बाद अगला देख लिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब ये बहुत बार आता है, और आप यूं लगा लीजिए कि है ना, जब हम शुरुआत में देखते थे तो हमें समझ ही नहीं आता था कि इसमें शुद्धि क्या है। जब वो कहते हैं ना कि जब आदमी जैसे जैसे चीज़ों को देखता है, करता है और अभ्यास करता है, तो हमें समझ आती है चीज़ें। अब संन्यास जो था, हम अक्सर संन्यास बोलते हैं और वैसे ही लिख देते हैं संन्यास। बोल के देखोगे आप तो डबल न आएगा, एक ऊपर बिंदी है और नीचे आधा लगा हुआ है, बिल्कुल ये ठीक है। संन्यास, श्रृंगार, उज्ज्वल, ये इस प्रकार के, ज्योत्सना, ये बहुत सारे ऐसे शब्द है जो आमतौर पर अशुद्धि संशोधन में आते हैं। उसके बाद अगला लगा लीजिए, अगला क्या है हमारा प्रश्न, बाल्टी शब्द कैसा है। यदि हम बात करें तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द है। तो यदि बाल्टी शब्द की बात करें तो ये विदेशज शब्द है। अब विदेशज यदि हम करें तो किस भाषा का है ये, और देख लीजिए बाल्टी शब्द जो है वो फारसी का है। हमारी जो है हिंदी है उसका बहुत बड़ा दिल है, उसने बहुत सारी भाषाओं के शब्द अपने अंदर स्वीकार कर रखे हैं। तो उसमें जो है अरबी, फारसी और तत्सम शब्द तो खैर वहाँ से तो निकली है, उसका तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम। पुर्तगाली, कुछ जो है ना अंग्रेजी, रोमन लिपि के, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो हमारी हिंदी में समाहित हो गए हैं। उसके बाद अगला देखिए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद में जमीन का बिक जाना, खरीदिए, बाकी कोई नहीं है। अगर कोई नज़दीक से आता है तो यहाँ आता है युद्ध में शहीद होना, वैसे खेत रहने का मतलब शहीद होना होता है, ए ऑप्शन इसका देख लेंगे हम। उसके बाद अगला है, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा। मतलब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी, तो नौमन तेल जो न नाचने के लिए कौन इकट्ठा करेगा, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, असंभव कार्य हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से लोकोक्तियों को चुनिए। 3 मुहावरे है और 1 लोकोक्ति है। यहाँ पे अंधे की लकड़ी बिल्कुल मुहावरा, 9 2 11 होना, ये भी गले पड़ना, ये भी अध जल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। आपको मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। लोकोक्ति के पीछे एक कहानी होती है, फिर लोकोक्ति बनती है। लोक की उक्ति यानी कि जो लोक में, यानी कि जो समाज में जो उक्तियां विद्यमान होती हैं उनको लोकोक्ति कहते हैं। अधिकतर लोकोक्तियां वास्तविकता पर आधारित होती है, कोई ना कोई घटना कभी ना कभी घटी होती, तभी लोकोक्ति बनती है। मुहावरे सिर्फ शब्दों की तुकबंदियां होती हैं, तो ये देखने की बात है हमें। उसके बाद 48वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। 48वां प्रश्न फिर कूट वाला आ गया।
दस कुमार चरित किसकी रचना है, नैषधीय चरित किसकी है, और उत्तर राम जो है वो चरित किसकी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ कर लेते हैं हम। तो पहला जो है हमारा दस कुमार चरित किसका है, दंडी का है, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा कै का क्या आ जाएगा, थर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। और खै नैषधीय चरित किसका है, श्री हर्ष का है। उत्तराम चरित जो है भवभूति का है, बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। यानी कि अगर इसको देखें तो ये ऐसे आ जाएगा, और इसको देखें तो ये ऐसे आ जाएगा, और इसको देखें तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह करके सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। उसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, संधि से संबंधित है अगला प्रश्न। अभिन्न शब्द क्या संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान से देखना। इस प्रकार के शब्द कई बार आते हैं संधि छेद करने, और हमें दरअसल आते नहीं हैं, हम गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर अभी प्लस न, अधिकतर तो अ प्लस भिन्न, ये जो अभिन्न प्लस न, ये बहुत सारे लोग तो इसको कर देते हैं। अगर आपको नियम याद नहीं हो तो कुछ इसको कर देते हैं, जो गलत होगा। अभित प्लस तय के बाद यदि न और मैं आ जाए तो वो यहाँ पर जो वर्ण आता, पहले वर्ण के बाद न और मैं आ जाए तो पहला वर्ण जो है वो न पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तय, थ, द, ध, न। अब तय के बाद न आ गया, यहाँ पे व्यंजन संधि है ये, तो तय भी न में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभिन्न, ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इसका। मैंने संधि की वीडियो भी बड़े अच्छे से बनाई हुई है, बिल्कुल डिटेल में समझा के। अगर आप देखना चाहो तो वहाँ जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और 50वें प्रश्न पे हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं एक बार फिर से आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने लाइक अवश्य किया होगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे हौसला देता है। और मुझे यूँ लगता है कि मैं मैक्सिमम प्रश्नोत्तर इन 2-3 दिन में आपको करवाऊँ, जो इंपॉर्टेंट बातें आपके पेपर के एंगल से वो भी आपको बताऊँ। तो इस संबंध में जो है मैं कोशिश करूँगी आपकी पूरी सहयोग और सहायता करने की। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस अंत, ये न के बाद न आता है तो स्वर ये आ जाता है, तो क्या होता है इसमें न में, ये तो सीधे तौर से बनी है अन। यहाँ और कोई हमारा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक और भी है हमारा, जिसके तरीके से हम जो है अनंत का संधि विच्छेद बना सकते हैं। क्या, अब मान लो हम यहाँ पर करते अज प्लस अंत, तो जय छ जय जय न, नहीं वो जय अगर करते हैं यहाँ पे हम अच प्लस अंत, तो भी हमारा जो है अनंत बन जाता। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें यही है, तो बी ऑप्शन आएगा हमारा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 51वां, आदिकाल का नाम जो है वो बहुत विवादों में रहा है। आदिकाल का नाम, तो वीरगाथा नामकरण किसने दिया था। अब वीरगाथा नामकरण जो देने वाले, इसमें रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी दिया था। दोनों ऑप्शन सही है, इन दोनों ने दिया था इसको वीरगाथा काल, तो ये दोनों आएंगे। अब यदि हम बात करें मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था आदिकाल को, मिश्र बंधु ने आदिकाल को नाम दिया था आरंभिक काल, आरंभिक काल। और यदि हम राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था, इन्होंने आदिकाल को कहा था चारण काल। तो इस प्रकार अलग अलग नाम थे, लेकिन इन दोनों ने, रामचंद्र शुक्ल ने और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दोनों ने ही वीरगाथा काल दिया। तो इसके दो ऑप्शन है। ये प्रश्न जो है ना हमारा ऑप्शनल रूप से सही नहीं है, एक ही ऑप्शन ठीक होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, हिंदी शब्द सागर के संपादित ग्रंथ है, किसने संपादित किया है हिंदी शब्द सागर को, श्याम सुंदर दास ने संपादित किया है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। उसके बाद 53वां प्रश्न कहता है, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। अब ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है ना अपनी राय दी थी। भाई पुरानी हिंदी की बात की थी इन्होंने, नई हिंदी क्या है, पुरानी हिंदी क्या है। तो ये भी थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना हमारा पुरानी हिंदी वाली बात भी थोड़ी ध्यान करनी पड़ेगी। और मैंने जो हिंदी भाषा का विकास और एक पूरा चैप्टर करवा रखा, उसमें मैंने अलग अलग विद्वानों के नाम बताए हैं कि खड़ी बोली को किसने जो है ना पुरानी हिंदी का नाम दिया था, आरंभिक अपभ्रंश से जो विकसित हुई थी। तो ये इसका उत्तर जो हमारा राजा मुंज बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने, यहाँ पे ठीक है ऑप्शन ये। उसके बाद अगला देख लीजिए 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न क्या कहता है, किस रासो ग्रंथ की आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। मैंने कल परसों भी आपको बताए थे, आल्हा खंड के बारे में भी बताया था। बुंदेल के जो ना आल्हा उदल की कहानी है, जिसको आल्हा खंड के नाम से जगनिक की परमाल रासो, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी। वैसे आपके ज़्यादा मुझे उस बारे में कमेंट्स तो नहीं मिले कि आपको पसंद आई कि नहीं। एक दो मेरे चाहने वालों ने तो कहा कि अच्छी ट्रिक थी मैडम। बाकी ये जो ना याद करने के तरीके ऐसे ही होते हैं, अगर इन चीज़ों को याद करना चाहो तो आप। उसके बाद अगला देख लीजिए
विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? एक विद्यापति की कीर्ति पताका है, कीर्ति लता, ये तो प्रकाशित हो चुकी पदावली। सारी विद्यापति की रचनाएं कीर्ति पताका है अभी तक प्रकाशित संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, यानी कि कीर्ति पताका का नाम आता है इसमें। उसका बाद अगला प्रश्न है हमारा 56वां, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की है। गोरखनाथ जो थे वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ 9 थे और ये जो नाथ थे इन पे कहीं ना कहीं जो है ना हठ योग का प्रभाव था। तो गोरखनाथ उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और गोरखवाणी को जो है ना बड़ थप्पड़वाल जी ने जो है ना संग्रहित करके छपवाया है। तो ये जो ना बी ऑप्शन रहेगा। इसके इनके बारे में 2-3 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 57वां, हालात कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत विद्यापति अमीर खुसरो की रचना हालात कन्हैया बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इसका। उसके बाद 58वां प्रश्न देख लीजिए, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? ये पहले भी प्रश्न एक शुरू में करा था हमने, तब भी आया था, दोबारा आ गया। सिकंदर लोधी के जो न सम थे कबीरदास जी। हरडे वाणी एवं अंगदूत, ये पहली बार यह प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट बहुत है ये प्रश्न, लेकिन इतना लेट कैसे आया मुझे नहीं पता। हरडे वाणी व अंगदूत किसकी वाणी का संकलन है? उनके शिष्यों ने संकलित किया था वाणियों का, हरडे वाणी और अंगदूत दादू दयाल का। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दादू दयाल जी की वाणियों का संग्रह है ये। उसके बाद अगला देख लीजिए 60वां प्रश्न, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल मीराबाई की ही कृति है। मीराबाई की जो ना काफी सारे जो ना रचनाएं हैं जिसका जिक्र अक्सर मैंने किया था, कहाँ +1 का जो आपका एनसीईआरटी का कराया वहाँ पढ़ाई थी आपको ये मीराबाई। उसके बाद अगला देखिए, अष्ट छाप की स्थापना सन 1965 में किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। सॉरी 1565 में, 1900 मुंह पे चढ़ा हुआ है। 1565 में किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ जो थे बल्लभाचार्य के पुत्र थे और मैंने आपको बताया भी था 4 तो चार इसके ये अष्ट छाप वाले अच्छे से कर लेना आप, क्योंकि ये नए बहुत बार आता है। ये 4 शिष्य इसके थे, 4 हिस्से थे, उनसे ये अष्ट छाप बना था और ये विठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य जो था वो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है पूजा पाठ की, जो वो 8 बार वहाँ भजन कीर्तन होते थे और पूजा होती थी, उनके कार्यभार को संभालना था। 8 अलग अलग समय में संभालते थे। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बल्लभाचार्य निम्बार्काचार्य। 62वां प्रश्न हमारा, तो बल्लभाचार्य तत्वदीप निबंध जो है वो बल्लभाचार्य का ही लिखा हुआ है। भगवान को किस प्रकार उन्होंने मोक्षदाता और किस प्रकार सर्वस्व माना है वो सारा उनमें उन्होंने बताया है। कहरनामा किसकी रचना है? यदि कहरनामा की यदि हम बात करें तो ये जायसी की रचना है, जायसी ने लिखी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसकी। उसके बाद देखिए सूफी काव्य धारा के जायसी का बहुत बड़ा नाम है सूफी काव्य धारा में। कवितावली किसकी रचना है? देखिए कवितावली रचना वैसे तो आमतौर पे जब हम कवितावली की बात करते हैं तो तुलसीदास जी की बात करते हैं, लेकिन कवितावली नाम से रामचरण दास जी ने भी रचना लिखी, जो यहाँ पर दिए उनमें नाम रामचरण दास जी का भी आता है, उन्होंने भी कवितावली नाम से जो है ना उनकी भी रचना है। उसके बाद निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं निर्गुण संतों की बात होती है ना, ज्यादातर अनपढ़ ही थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सुंदरदास जो है वो सुशिक्षित थे और शास्त्रों को जानते थे, तो इसमें सुंदरदास का नाम आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार आता है पेपरों में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से करोगे आप। उसके बाद चित्रावली किसकी रचना है? अब चित्रावली की यदि बात करें तो वो भी हमारी, ये भी इम्पोर्टेंट है, उस्मान की है चित्रावली, उस्मान ने लिखी थी। 66वां प्रश्न है हमारा। उसके बाद 67वां प्रश्न, भक्ति काल जो है कि किस कवि को जातीय कहा जाता है? जातीय कहा जाता है, मुझे कुछ और याद आ रहा है, कुछ और था यहाँ पे नाम, जातीय तो नहीं था। तुलसीदास जी का नाम आता। भक्ति काल को जो ना, भक्ति काल का संभाव का कवि, समन्वय का कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि, जातिवाद से ऊपर उठा हुआ कवि, तो ये चीजें जो है तुलसीदास के लिए प्रयुक्त होती है। तो तुलसीदास जी का बहुत बड़ा नाम है। खैर भक्ति काल में, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना गया है और उस स्वर्ण युग में जो सबसे जो ना एक महत्वपूर्ण स्थान आता है वो तुलसीदास जी का आता है। कवितावली है, मुक्तक काव्य है, तुकांत प्रबंध काव्य, इसमें से कोई नहीं। वैसे गीतावली जो है वो क्या है, गीत गोविंद से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो ये एक प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। तुकांत तो नहीं है, मुक्तक भी नहीं है, ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। महाकाव्य की तरह लिखा गया है लेकिन ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। उसके बाद 69 जो है उसका क्या उत्तर रहेगा? जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक जुगमान चरित्र कृष्णदास का है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका।
उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 17वां, रास पंचाध्यायी के लेखक का नाम बताइए। अब रास पंचाध्यायी तो हमने पहले भी पढ़ी है कई बार, इंपॉर्टेंट रचना है रास पंचाध्यायी। तो अब्दुल रहीम खाने खाना यानी कि रहीम जी जो है वो इसके लेखक है। उसके बाद अगला देख लीजिए अष्टयाम किसकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम किसकी रचना कई बार आ जाती है, देव की, रीतिकालीन कवि देव है, उनकी रचना है अष्टयाम। तो अगला प्रश्न देख लीजिए 72वां, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। ये मैंने एक बार भूषण के बारे में आपको बताया भी था, उनका मूल नाम बताया था, तब ये बात भी बताई थी। सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उनको भूषण की उपाधि दी थी और इसका इतना प्रभाव हुआ कि लोग भूषण इसके नाम से रोज स्वयं को भी भूषण ही कहलाना उन्होंने उपयुक्त समझा। और उनका मूल नाम जो घनश्याम दास था वो तो कहीं ना कहीं हम भूल ही गए कि उनका मूल नाम क्या था। उसके बाद अगला देखिए 73वां, गंगा लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। पद्माकर भी हमारे रीतिकालीन कवि है। विरह बारिश किसकी रचना है, अगला प्रश्न हमारा 74वां प्रश्न, विरह बारिश जो है वो है बोधा की रचना है। बोधा ने बहुत ही ज्यादा विरह की रचनाएं लिखी है, तो एक लाइन भी इनकी बोधा की कई बार पूछी जाती है, इसी तरह की है, वो भी विरह से संबंधित है। यह प्रेम जो ना वो कौन सा कराल की धार धावनो है, कुछ इस प्रकार की। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, 75वां प्रश्न हमारा, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण एक जगह शायद मैंने आपको गलती से भूषण की बता दी थी, जसवंत सिंह की रचना, ध्यान देना। कई बार बताते बताते दिमाग जो है ना इधर उधर हो जाता है तो ध्यान नहीं रहता। कोशिश तो मैं करती हूँ सारी चीजें ठीक बताने की, लेकिन कई बार हो जाती है गलत, एक आधी बहुत कम चांस रहते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, यानी कि नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था, जो यात्री के नाम से लिखते थे। और नागार्जुन जो ना बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इन्होंने नागार्जुन नाम के नाम से लिखना हिंदी में शुरू किया। उसके बाद अगला है हमारा रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। अब रविंद्र कानन लेखक के रचनाकार जो है निराला जी है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा 78वां प्रश्न। अब देखिए ये आता तो कई बार है ये प्रश्न, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज होके आ गया। हमेशा तो ये आता था प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है किसने की थी, या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और नाम प्रेमचंद का जी लेते थे। अब यहाँ पर क्या है, किसके प्रयत्न से हुई थी, लंदन में, देना ध्यान देना प्रश्न की ओर, लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। अब लंदन में जो है मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर जो थे दो, ये इनके प्रयत्न से हुई थी। और लंदन में जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। और भारत में जो ना लखनऊ में जो इसका अधिवेशन हुआ था वो 1936 में हुआ था। और इसकी स्थापना, इसकी अध्यक्षता जो है प्रेमचंद जी ने की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर लंदन वाली बात आ जाए तो इसकी स्थापना भी अगर आ जाती है तो 1935 में आएगी। और संस्थापक इनके जो है ये थे दोनों, जिनका नाम है मैं अभी अभी पढ़ा है, मुल्क राज जी का। और उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था किसने, कौन कहेगा। ये ऐसी सी बात तो वही कहेंगे जिन्होंने उनको संग्रहित किया, उनकी जो ना उसका संपादन किया, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे ने ये बात कही थी। उनको क्या कहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इस प्रश्न को, 79 को। उनको कहा था उन्होंने राहों के अन्वेषी। उसके बाद अगला देख लीजिए 80वां प्रश्न क्या कहता है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। अब ये जो है हमारे आलोचकों ने कहा, ये भी किसकी कविताएं, उनकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा था। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं को कहा था। उसके बाद अगला देख लीजिए, पृथ्वीकल्प किसकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीकल्प किसकी रचना है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वीकल्प। गिरिजा कुमार माथुर को भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। उसके बाद 82वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं। ठंडा लोहा बहुत बार पूछी जाती है, सादगी वर्ष बहुत बार पूछी जाती है, कनुप्रिया बहुत बार पूछी जाती है, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी पूछी जाती है। ये धर्मवीर भारती की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और ये है सूर्य का स्वागत, प्रश्न नंबर 82। सूर्य का स्वागत जो है वो इनकी रचना नहीं है। हमारे एक क्रांतिकारी कवि है जिनकी गजल भी है 11वीं क्लास में, न हो, उनमें एक दोहा है जो मुझे कई बार जो ना बहुत भाता है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। यानी कि वो जो ना एक गजल लिखी उन्होंने जो आम लोगों में क्रांति लाने के लिए। तो उस तरह जो है यहाँ पे ये सूर्य का स्वागत भी किसकी रचना है, हमारी दुष्यंत कुमार की रचना है। ये दुष्यंत कुमार एक क्रांतिकारी कवि हुए थे। थोड़ा इनका जीवन काल बहुत थोड़ा था, लेकिन उस समय इतने समय में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत ही अच्छा लिखा। गजल के प्रणेता जो है ना हिंदी साहित्य में इनको ही माना जाता है। मगध पुस्तक के लेखक कौन है,
प्रश्न नंबर 83, मगध पुस्तक श्रीकांत वर्मा की है, तो ए ऑप्शन रहेगा इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 84वां प्रश्न, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से होता था। और कई बार इसका पूछ लिया जाता है कि इसके जो है ना वो कौन थे, संपादक कौन थे, तो इसके संपादन का नाम जो है ना बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन था, ये ध्यान रखना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उनका नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या कहता है, जिंदगी नामा किसकी रचना है, यानी कि जिंदगी नामा किसने लिखी थी? कृष्णा सोबती ने लिखी है, बिल्कुल। कृष्णा सोबती को भी हमने एनसीईआरटी की +1 के सिलेबस में पढ़ा है। कृष्णा सोबती की रचनाएं, हम हसमत, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ये सारी जो है उनकी रचनाएं हैं इस प्रकार की जिनका हमने जिक्र किया था, ये लड़की। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, रूपा जीवा उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है रूपा जीवा उपन्यास, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 87वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। अमृत राय ने एक और चीज लिखी थी, आपको याद हो तो, कलम का सिपाही, जो प्रेमचंद के जीवन के बारे में जीवनी है। तो यहाँ उपन्यास की बात हो रही है, विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। अब यहाँ पर विषाद ये तुम्हारा क्या है, बीज जो है वो इसका उपन्यास किसका है? अमृत राय का, बीज बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद 88वां प्रश्न देख लीजिए, आलोचना को भाषाई रिद्धिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों से मुक्त किया। निराला ने कविता को छंदों से, उक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है ये कथन कि उन्होंने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से, आलोचक है रामविलास शर्मा, एक जो न प्रगतिशील आलोचक थे, तो इनके बारे में जो है ये कहा गया है ये कथन। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला 89वां प्रश्न क्या कहता है, पद्यात्मक भावभूति पर श्यामा सौपन नामक उपन्यास की सर्जना किसने की थी? श्यामा सौपन उपन्यास जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का था। ठाकुर जगमोहन सिंह जो थे भारतेंदु के बहुत अच्छे मित्र थे और भारतेंदु मंडल के ही है ठाकुर जगमोहन सिंह, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु के बारे में पॉलिटिकल साइंस, देखिए मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी एमए किया हुआ है और मैंने मेरा नेट भी किया हुआ, बड़ा अच्छा मेरा रोचक और प्रिय विषय है पॉलिटिकल साइंस। तो जब इन सब विद्वानों के बारे में मैंने हिंदी में भी पढ़ा, कुछ पाश्चात्य विद्वान थे, तो मुझे बड़ा, पहले हिंदी में पढ़ रखे थे और बाद में फिर पॉलिटिकल की में की, तो देखा इनको कि है ना बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? और उनका ही जो है क्या हमारे यहाँ दूसरे जो लेखक थे उन्होंने उसी को आधार मानकर अपनी रचनाएं लिखी, तो इसमें डॉक्टर नागेंद्र का नाम जाता है, अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नागेंद्र का है। उसके बाद आगे देख लीजिए क्या है, 91 सन्यासी किसकी कृति है, यानी कि सन्यासी किसने लिखी थी? सन्यासी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। और जहाज का पंछी जैसे मनोवैज्ञानिक, सन्यासी जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे इन्होंने। उसके बाद भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात था? अगर यहाँ जितने दिए गए हैं उनकी बात करें तो भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय जी को कहा जाता था, भाषा का जादूगर कहा गया शिवपूजन सहाय को। उसके बाद अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 92वां प्रश्न। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 93वां प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक बताइए। उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक था हमारा वो अज्ञेय ने लिखा था, इसका ए ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसका अज्ञेय का लिखा हुआ उत्तर प्रियदर्शी नाटक। उसके बाद 54वां प्रश्न क्या कहता है, 54वां प्रश्न कहता है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन थे? कविता के नए प्रतिमान लेख, उसके जो न निबंध, उसका जो न उसके लेखक का नाम डॉक्टर नामवर सिंह है, ये बहुत बड़े आलोचक है, समालोचना की है इन्होंने, तो नामवर सिंह का नाम आता है। उसके बाद आता है हमारा दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी की रचना है, इसके लेखक का नाम प्रेमचंद जी है, कहानी दामुल के कैदी, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 96वां प्रश्न, और हम अंत जो 100 प्रश्नों की सीरीज के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ किया होगा, शेयर अवश्य करो अपने दूसरे दोस्तों के साथ, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी तो उनको पता चलेगा कि क्या देख रहे हो आप। जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929। अब यहाँ पर कहानी संग्रह की बात हुई है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ। 1929 तो ठीक है जैनेंद्र का, लेकिन 1929 में है ना इनका परख उपन्यास प्रकाशित हुआ था। खेल विशाल भारत जो है ना इनका
खेल नामक जो है ना वो था लेख, वो भी प्रथम बार जो है ना विशाल भारत नामक पत्रिका में इनका संपादित हुआ था। तो ये उपन्यास भी है और कहानी भी है, तो बी आएगी। उपन्यास की बात आती तो परख, और कहानी संग्रह की यदि बात आती है तो खेल जो है इनका कहानी संग्रह था। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला है आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है। आलोचना बहुत बार आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोचना किसकी रचना, 97वां प्रश्न। डॉक्टर नामवर सिंह की जो है ना आलोचना है, ये आलोचना नाम से जो है प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका निकलती थी, जिसका संपादक जो है डॉक्टर नामवर सिंह करते थे। ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख, ये जो है किसके है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 99वां प्रश्न, वैशाली की नगर वधू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है वैशाली की नगर वधू भी। किसकी रचना है, चतुरसेन शास्त्री की रचना है वैशाली की नगर वधू। अब आपने मगध मुगध के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो ये भी आपने पढ़ी होगी। वैशाली की नगर वधू भी बहुत ही अच्छा जो है अच्छी सी जो है ना इसमें है कहानी। उसके बाद चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है, चित्रलेखा जो है किसने लिखी, पहले भी आ चुका है 100वां प्रश्न, भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है ये भी उनकी, ए ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार जो है ना उम्मीद है दोस्तों आपने ये सारी वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी, लाइक भी कर दिया होगा आपने, शेयर भी किया होगा, क्योंकि इस प्रकार आपका जो है ना मेरे को प्यार प्रेम देना, ये इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए देखते रहिए, अगली वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।